नमस्कार। आज की चर्चा शुरू करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इस साल के पहले 6 महीनों में ही, मतलब सिर्फ 6 महीने में, भारत में साइबर धोखाधड़ी से 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 7,000 करोड़? हाँ, ये हर महीने करीब 1,000 करोड़ रुपए बनता है। तो आज हम इसी बढ़ते खतरे पर बात करेंगे। साथ ही कृषि में एक बड़े बदलाव की जो सरकारी कोशिश है उसे समझेंगे, और देश की रक्षा तकनीक में जो अहम प्रगति हुई है उस पर मिली जानकारी का भी थोड़ा विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं। तो ये 7,000 करोड़ रुपए, जी, ये रकम तो बहुत ही ज्यादा है, चिंताजनक है। बहुत ज्यादा। और जानकारी ये भी बता रही है कि इसका एक बड़ा हिस्सा, मतलब ये जो फ्रॉड हो रहा है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से ऑपरेट हो रहा है। हाँ, जैसे कंबोडिया, म्यांमार, वहां से। हाँ, और इसमें डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो हाल में सजा भी हुई है इस पर। जी। पर ये डिजिटल अरेस्ट ये है क्या भला, और ये मतलब इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट असल में एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का बहुत शातिर तरीका है। इसमें स्कैमर्स क्या करते हैं कि वो खुद को पुलिस अफसर या सीबीआई वाले या कोई और सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर फोन करते हैं। अच्छा। और फिर लोगों पर झूठे लेकिन गंभीर दिखने वाले आरोप लगाते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का या पहचान की चोरी का। अरे बाप रे। हाँ, फिर उन्हें डराते हैं कि भाई अगर आपने तुरंत मामला सुलझाने के लिए या कोई रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पैसे नहीं दिए तो बस गिरफ्तारी पक्की है। उफ। तो वो डर और हड़बड़ी में इंसान सोचने समझने की हालत में नहीं रहता और बस पैसे ट्रांसफर कर देता है। और ये तेजी से इसलिए फैल रहा है शायद क्योंकि ये लोगों के मन में जो कानून का, अथॉरिटी का एक डर होता है ना, उसका फायदा उठाता है। ये तो बहुत ही खतरनाक है, खासकर जब अपराधी सीमा पार बैठे हों, तो फिर इन्हें रोकना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल तो बहुत है। क्या हमारा मौजूदा सिस्टम काफी है इसके लिए? देखिए, सीमा पार ऑपरेशन जांच को, कार्रवाई को बहुत जटिल बना देता है, ये तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही। गृह मंत्रालय के तहत है I4C, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। I4C? हाँ जी। ये एजेंसी लगातार काम कर रही है। इसका मुख्य काम है अलग अलग राज्यों की पुलिस, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां, इनके बीच तालमेल बिठाना, ताकि साइबर अपराधों की जांच और रोकथाम तेजी से हो सके। अच्छा। इन्होंने बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी रोकने के लिए खास केंद्र भी स्थापित किए हैं। और एक संदिग्ध रजिस्ट्री भी है। cybercrime.gov.in पर नागरिक वहां संदिग्धों की जानकारी देख सकते हैं। ये एक अच्छा कदम है। हाँ, पर जैसा कि वो 7,000 करोड़ का आंकड़ा बता रहा है, चुनौती बहुत बड़ी है और ये लगातार बदल भी रही है। नए नए तरीके आ रहे हैं। सही कहा। चलिए अब साइबर सुरक्षा जैसे तकनीकी जोखिमों से थोड़ा हटकर एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जहां तकनीक और नीति मिलकर शायद कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। मैं कृषि की बात कर रहा हूं। कैबिनेट ने हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, PMDDKY। ये क्या है? जी, PMDDKY ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना लग रही है। इसका सालाना बजट 24,000 करोड़ रुपए रखा गया है। 24,000 करोड़? हाँ, सालाना। और ये अगले 6 साल तक चलेगी, मतलब 2025-26 से शुरू होकर। इसका मुख्य लक्ष्य है देश के 100 ऐसे जिलों की कृषि उत्पादकता को बढ़ाना जो फिलहाल काफी पीछे हैं। 100 जिले? हाँ, और इसकी प्रेरणा वो नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम था ना, वहीं से ली गई है। अच्छा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। हाँ जी। उसका मकसद भी पिछड़े जिलों का विकास तेज करना था। लेकिन ऐसी योजनाएं तो पहले भी रही हैं, इसमें कुछ नया क्या है? मतलब क्या इसे अलग बनाता है? सिर्फ बजट बढ़ा देने से तो बात नहीं बनेगी शायद। नहीं, सिर्फ बजट की बात नहीं है। इसकी खासियत बजट के साथ साथ इसका वो एकीकृत दृष्टिकोण है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 11 अलग-अलग मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। 36 योजनाएं? जी हाँ। 11 मंत्रालयों की? जी हाँ। तो इससे उम्मीद ये है कि किसानों को अलग-अलग जगह भटकने के बजाय एक समन्वित, एक इंटीग्रेटेड मदद मिल सकेगी। ये तो लॉजिकल लगता है। और जिलों का चुनाव भी कुछ पैमानों पर होगा, जैसे कहाँ उत्पादकता कम है, फसल सघनता कम है या किसानों को लोन कम मिल पा रहा है। फिर हर चुने गए जिले के लिए एक डिटेल में कृषि योजना बनेगी। उसमें सिंचाई, भंडारण, लोन, मार्केट लिंकेजेस
और साथ ही टिकाऊ खेती जैसे कि प्राकृतिक और जैविक तरीके, इन सब पर जोर दिया जाएगा। अच्छा, उम्मीद है कि इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा। 1.7 करोड़। जी, और इसमें सिर्फ फसलें ही नहीं, पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन, मतलब जो सहायक क्षेत्र हैं उन्हें भी जोड़ा गया है। सुनने में तो काफी व्यापक लग रहा है। हालांकि हाँ, इतनी सारी योजनाओं और मंत्रालयों को साधना वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, क्रियान्वयन हमेशा एक चुनौती रहता है। खैर, अब अगर रक्षा क्षेत्र की ओर देखें तो वहां भी हाल में काफी कुछ हुआ है। जी हाँ, रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में तो लगातार ही कदम उठाए जा रहे हैं। अभी हाल में उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। हाँ, मैंने पढ़ा था। और साथ ही सेना ने लद्दाख में, जो कि काफी मुश्किल इलाका है, वहां स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का भी कामयाब परीक्षण किया है। अच्छा, तो इन परीक्षणों का सामरिक महत्व क्या है? ये मिसाइलें और ये सिस्टम भारत की रक्षा रणनीति में कैसे फिट होते हैं? देखिए, पृथ्वी 2 जिसकी रेंज करीब 250-350 किलोमीटर है, और अग्नि 1 जिसकी रेंज 700-900 किलोमीटर के आसपास है, ये दोनों भारत की जो विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता है ना, मतलब क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस, उसका एक अहम हिस्सा है। ये अलग अलग दूरी पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता प्रदान करती हैं। और इनका एक साथ परीक्षण ये भी दिखाता है कि भारत जरूरत पड़ने पर अलग अलग रेंज की मिसाइलों को तेजी से तैनात करने के लिए तैयार हैं। और आकाश प्राइम? आकाश प्राइम वो आकाश मिसाइल सिस्टम का ही एक उन्नत मतलब एडवांस्ड संस्करण है। इसमें खास है स्वदेशी एक्टिव RF सीकर। ये इसे दुश्मन के विमान या ड्रोन को ज्यादा सटीकता से पहचानने और निशाना बनाने में मदद करता है। यहाँ तक कि अगर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर रहा हो तब भी। अच्छा, यानी ये ज्यादा स्मार्ट है। हाँ, एक तरह से। तो ये सारे परीक्षण ये दिखाते हैं कि भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन में और अपनी तकनीकी क्षमता में लगातार आगे बढ़ रहा है। कुछ ही दशकों में ये प्रगति वाकई काफी उल्लेखनीय है। तो आज हमने साइबर सुरक्षा के जो ये लगातार बढ़ते खतरे हैं और उनसे निपटने की जो कोशिशें चल रही हैं उनको समझा। जी, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने की एक बड़ी महत्वाकांक्षी और एकीकृत योजना पर गौर किया जी, और देश की रक्षा प्रौद्योगिकी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को भी जाना। बिल्कुल। और ये सभी मामले, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, कृषि योजना हो या मिसाइल परीक्षण, ये दिखाते हैं कि कैसे तकनीक और सरकारी नीतियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर हर पहलू पर कितना गहरा असर डाल रही हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जैसे जैसे तकनीक और भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जरा सोचिए क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में या AI से होने वाली और भी जटिल धोखाधड़ी के बारे में या फिर डिजिटल प्रशासन के नए रूपों के बारे में। तो व्यक्ति और राष्ट्र दोनों ही आने वाले इन बदलावों, इन खतरों और इन अवसरों के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, एक सवाल जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।